इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं साहित्यकार और कवि आलोक श्रीवास्तव से। आइए सुनते हैं आलोक श्रीवास्तव से अमरकांत दुबे की बातचीत। दोस्तों नमस्ते। इनसे मिलिए प्रोग्राम में आज साहित्य से जुड़ी एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ है जो कवि कहलाते हैं। सिर्फ कहलाते नहीं हैं, वो कवि हैं। और कवि के बारे में तो आप जानते हैं ना, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। कवि न सिर्फ अपने मन की बात करता है, कवि कई बार अपनी अभिव्यक्तियों में समाज की बात भी करता है। तो आज ऐसे ही एक कवि मेरे साथ हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आलोक श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका विविध भारती के स्टूडियो में। धन्यवाद धन्यवाद। तो जैसे आलोक जी, मैंने कहा कि कवि जो है वो मन की बात पढ़ लेता है। ये जो कवि मन होता है, इस कवि मन के बारे में बताएं, और वो कवि मन कैसे दूसरों के मन में झांकता है। ये सच्चाई है कि जब एक मन में किसी प्रकार का उद्वेलन होता है तो आपका मन छटपटाता है। आप बहुत सारी चीजें देखते हैं कि समाज में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में क्या हो रहा है। कहीं घबराहट होती है, कहीं दुख होता है, कहीं आप परेशानियों को देखते हैं कि लोग किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर आपका हृदय बहुत कोमल है और आप उन चीजों को ग्रहण करते हैं तो अचानक ही आपके मन में एक ऐसा ज्वार उठता है जो कि कविता के रूप में बाहर निकल जाता है। अगर उसे लिखा ना जाए या उसे अभिव्यक्त न किया जाए तो वो दर्द अगर आपके अंदर रहेगा तो हो सकता है कि वो आपको मानसिक रूप से बीमार भी कर दे। बहुत से लोग होते हैं जो कि अपने दर्द को छुपाते हैं या उसके लिए कुछ करते नहीं, और कुछ लोग होते हैं कि उसको अभिव्यक्त कर देते हैं। अनेक माध्यम हैं उसको अभिव्यक्त करने के, कविता भी उनमें से एक है। कोई गाता है, कोई संगीत में रुचि रखता है, कोई अपने दर्द को चित्रों के माध्यम से कैनवस पर उकेर देता है, और कुछ लोग होते हैं कि जो कविता के माध्यम से अपने पन्नों पर ले आते हैं। तो जब बात मन की चल रही है आलोक जी, तो मन से जुड़ी कोई रचना है आपकी? जी बिल्कुल। एक मैंने हिंदी की गजल लिखने की कोशिश की। एक्चुअली मैं दुष्यंत कुमार जी का बहुत बड़ा फैन हूं और उनको हिंदी गजलों का जनक कहा जाता है, तो मैं भी उनसे काफी प्रभावित रहा हूं। तो मैंने एक हिंदी में एक प्रयोग किया है हिंदी की गजल में, वो मैं आपको सुनाता हूं। बिल्कुल। एक मन गरीब मेरे तन में चुपचाप एकाकी बैठा है, कुछ घबराया लगता है, कुछ रस्सा ऐसा ऐठा है। एक मन गरीब मेरे तन में चुपचाप एकाकी बैठा है, कुछ घबराया लगता है, कुछ रस्सा ऐसा ऐंठा है। दर्द उलटते दर्द पलटते दर्दों की करवट ले लेते, दर्द उलटते दर्द पलटते दर्दों की करवट ले लेते, इन उथली उथली नींदों में ये कितना गहरा बैठा है। वाह वाह, क्या कल्पना है। दर्द करवट ले लेते, वाह वाह वाह। दर्द उलटते दर्द पलटते दर्दों की करवट ले लेते, इन उथली उथली नींदों में ये कितना गहरा बैठा है। वाह। और इन मानुष मलिन मनों की भी क्या बात किसी से कहनी है। इन मानुष मलिन मनों की भी क्या बात किसी से कहनी है, जो मेरे मन में होता है वो तेरा कच्चा चिट्ठा है। वाह वाह वाह, ये कवि वाली वो बात हो गई कि न सिर्फ अपनी कहेंगे, आपकी भी कहेंगे। जी 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 जी। तो इन मानुष मलिन मनों की भी क्या बात किसी से कहनी है, जो मेरे मन में होता है वो तेरा कच्चा चिट्ठा है। और चिड़ियों की आहट पाकर, चिड़ियों की आहट पाकर आकाश हवा हो जाता है, चिड़ियों की आहट पाकर आकाश हवा हो जाता है। कुछ है या होगी बात जब भी अंतर में अंतर बैठा है। वाह वाह, कुछ है या होगी बात जब भी अंतर में अंतर बैठा है। और सोच यही क्या विडंबना को मेरे ही द्वारे आना था, सोच यही क्या विडंबना को मेरे ही द्वारे आना था। तन सिकुड़ा सिमटा बैठा है, मन छितरा छितरा बैठा है। वाह वाह वाह। तन सिकुड़ा सिमटा बैठा है, मन छितरा छितरा बैठा है। और ये आखिरी दो पंक्तियां हैं कि एक बात पुरानी अभी अभी मेरे मन में शर्माई है। मन में शर्माई है बात, वाह वाह वाह। एक बात पुरानी अभी अभी मेरे मन में शर्माई है, उन शब्दों का था स्वाद कहाँ,
अवशेष मगर खटमिठा है। वाह वाह उन वाह। शब्दों का था स्वाद कहाँ, अवशेष मगर खटमिठा है, अवशेष मगर खटमिठा है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा चित्रण किया है आपने। जी, आपने शुक्रिया। बातचीत के दौरान कहा कि हिंदी में मैंने गजल लिखने की कोशिश की है। दुष्यंत कुमार जी का भी आपने जिक्र किया। तो हिंदी में गजल लिखने की कोशिश की है, तो इसके अलावा आप और जो आपका जो ये अभिव्यक्ति है, इस अभिव्यक्ति को और किस तरह से आप प्रस्तुत करते हैं और किस रूप में? क्या उर्दू की गजल भी लिखते हैं आप? जी, मैंने लिखी हैं, उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया है वहां पर। प्राकृतिक रूप से मैं तुकांत कविताएं ही ज्यादा लिखता हूं जी। और उसमें अधिकतर गजल विधा को ही मैंने चुना है। अतुकांत भी कविताएं लिखी हैं, गीत के रूप में भी लिखा है, पर मुख्यतः मैं गजलों को ही लिखता हूं। तो तुकांत और अतुकांत दोनों का एक एक उदाहरण अगर आप प्रस्तुत कर दें। ठीक है, मैं एक आपको अतुकांत कविता सुनाता हूं। जैसे कि कोई इंद्रधनुष पीछे से दबे पांव, अंदर आ मीच दे आंखें, फिर पूछे बताओ मैं कौन, ऐसी कल्पना। जैसे कि कोई मनपसंद फूल घुटनों के बल झुक कर कहे प्रिय ये सुरभि तुम्हारे लिए, ऐसी कल्पना। जैसे कि कोई संतूर बरसात के मौसम में गाए, जैसे कि कोई संतूर बरसात के मौसम में गाए सड़कों पर आवारा सा, ऐसी कल्पना। जैसे कि जल तरंग की धुन पर मुग्ध हो लॉन में पलथी मार किसी दार्शनिक सा बैठ जाए सूरज, कोई ऐसी कल्पना। या फिर जैसे कोई चलते चलते अचानक चिल्ला पड़े अरे तुम, मिलन की कोई ऐसी सुखद कल्पना, कोई ऐसी कल्पना काश सच हो जाए। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब सर। आलोक जी, ये कविता पाठ के साथ मैं निश्चित रूप से मैं मुग्ध सुन रहा था, लेकिन ये जो कल्पना की बात है, तो मैंने भी एक छोटी सी कल्पना की कि ये जो कवि महोदय इस समय मेरे सामने बैठे हैं, ये काम तो कुछ और करते हैं। इनके बारे में जो मुझे थोड़ा बहुत मालूम है, इनके शिक्षा के बारे में जो मुझे मालूम है, वो उससे कहीं ये कविता मैच नहीं करती आपकी, यानी ये आपका कवि होना कहीं मैच नहीं करता। तो ये बस मेरे को थोड़ा सा कुछ प्रश्न मेरे मन में आए कि ये आपकी जो शिक्षा है, आपका जो पेशा है और कविता है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये कविता आपके जीवन में कैसे आई और कब आई? देखिए, कविता जो है वो मुझे विरासत में मिली, जी। मेरे खून में है, क्योंकि मेरे पिताजी लिखते थे। वो एक पोएट और नॉवेलिस्ट दोनों थे। उनका नाम है श्री गणेश प्रसाद श्रीवास्तव, वेहवल के नाम से लिखते थे वो। उन्होंने किसी ज़माने में आगरा वगैरह में जब वो प्रेस से जुड़े हुए थे, उस वक्त उन्होंने कई कवियों के साथ में मंच साझा भी किया, जैसे कि गोपाल दास नीरज, सोम ठाकुर साहब, इन सब लोगों के, जो कि बड़े बड़े कवि हैं। मेरी शुरुआत कैसे हुई वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं लगभग 13.5 वर्ष का रहा हूँगा। तभी अचानक एक दिन रात को मुझे एक सपना आया, और उस सपने में मैं एक जंगल के बारे में सोच रहा था कि जंगल कट रहे हैं, आगे चल करके जीवन कैसा होगा। और उस समय सोचना, इनफैक्ट मैं 13.5 साल का लगभग था, तो काफी पुरानी बात हो गई। और अचानक जब वो मुझे सपना आया तो मेरी नींद खुल गई, और फिर मैं उठ के बैठा और तुरंत लिखना शुरू कर दिया। सपने के बारे में? जी जी जी। तो वो मेरी पहली कविता थी, जो कि मैंने 13.5 वर्ष की उम्र में लिखी थी। और मुझे कविता सुनना भी बहुत पसंद था, तो दूरदर्शन पर अक्सर जो भी कार्यक्रम आते थे, मैं लगभग अपने फादर के साथ में हम दोनों लोग बैठ करके वो काव्य पाठ वगैरह सुनते रहते थे। तो पढ़ने से, सुनने से, और ये जो है प्राकृतिक रूप से जो कि मेरी रगों में कविता थी, तो उस तरह से धीरे धीरे मैंने लिखना शुरू किया। जब मैं 12वीं में था और बीएससी कर रहा था, उस समय मैंने काफी लिखा। जब अपने व्यवसाय में आ गया, अपने नौकरी में आ गया, तो उसके बाद से फिर थोड़ा लिखना कम हुआ, पर अभी जो है पिछले कई वर्षों में फिर से ये तेजी आ गई है। यानी कविता में रुझान था, बावजूद इसके आपने विज्ञान की पढ़ाई की। जी। तो कहीं हिंदी की तरफ जाने का ऐसा कोई आपका मतलब करियर के बारे में शायद आप क्लियर थे कि नहीं, कविताएं तो हैं, वो मेरा शौक है, लेकिन मैं करियर मैं इसी में बनाऊंगा? मैंने आपको बताया कि मैं प्राकृतिक रूप से कविताएं लिखता था, लेकिन करियर के रूप में या हिंदी विषय से पढ़ाई करना, इन सब के बारे में नहीं सोचा। करियर के रूप में मेरे दिमाग में शुरू से ही, बचपन में मैं बहुत छोटा था तब से
मेरे दिमाग में था कि मुझे सिविल सर्विसेज देनी है और एक आईएएस ऑफिसर बनना है। तो इनफैक्ट मैंने 3 बार प्रीलिम्स क्लियर किया भी। फाइनली मैं सिविल सर्वेंट तो नहीं बन पाया। फिर मैं जो है क्या कहते हैं, नौकरी में आने के बाद से थोड़ी कविताएं लिखना कम हुआ, पर अभी फिर से मैंने ये लिखना शुरू कर दिया है। सभी जानते हैं कि देश काल का प्रभाव कवि पर भी उतना ही पड़ता है, और फिर जब कवि एक जिसके पास अभिव्यक्ति का बड़ा सशक्त हथियार होता है, वो कलम से बहुत कुछ बदल सकता है, तो देश पर भी कभी, देश के हालात पर या देश से जुड़ी घटनाओं पर भी आपका मन कभी उद्वेलित होता है? बिल्कुल होता है। मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि कोई भी कभी ऐसा नहीं होगा जो देश की घटनाओं से अछूता रह जाए, क्योंकि कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है जी। तो साहित्य ही जो है समाज का, देश का आईना बन करके सामने आता है। मैंने भी लिखा है। सभी लोग ये कहते हैं कि हमारे देश ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन हम ये नहीं बताते कि हमने देश के लिए क्या किया। तो इसी पर मेरी एक छोटी सी गजल है जो मैं आपको सुनाता भी हूं। जो आदमी जलते हुए सवालात का निशाना है, जो आदमी जलते हुए सवालात का निशाना है, खुद सब्र से बैठा है और कोसता जमाना है। आदमियत की कब्र में सिसकियां दफन हैं, ये आज नई बात नहीं, ये किस्सा पुराना है। हम क्या करें, उनकी तो तकदीर में कटना है, अब कटे हुए दरख्तों का दर्द क्या सुनाना है। और इस शेर पे खास तौर से मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि उम्र तमाम घावों को छुपाते हुए गुजरी है, इस देश का मिजाज किस कदर आशिकाना है। वाह वाह वाह। उम्र तमाम घावों को छुपाते हुए गुजरी है, इस देश का मिजाज किस कदर आशिकाना है। जो कह रहा हूं कहते हुए शर्म तो आती है, जो कह रहा हूं कहते हुए शर्म तो आती है, पर क्या करूं, हकीकत यही फसाना है। जो आदमी जलते हुए सवालात का निशाना है, खुद सब्र से बैठा है और कोसता जमाना है। वाह वाह वाह। अभी इतनी रचनाएं आपने की हैं, कोई ऐसी रचना जो आपके अपने बहुत करीब हो, आपको लगता हो कि मेरी ये अब तक की श्रेष्ठ रचना है? नहीं, ऐसी तो कई रचनाएं हैं जो मुझे लगता है कि वो जो मेरे बहुत दिल के करीब हैं। एक कवि के लिए ये तय कर पाना कि उसकी श्रेष्ठ रचना क्या है, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मुझे एक कविता एक ऐसी है जो मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे लगता है इस कविता के माध्यम से मैं लोगों का आह्वान भी करना चाहूंगा कि वो एक दूसरे से जुड़ें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे के काम आएं। तो इसी पर मेरी एक ये छोटी सी एक गजल है जो मैं आपको सुना रहा हूं। जैसे कटी ये शाम कटे हर शाम इस तरह है, ख्यालों की जंग हो सरे आम इस तरह है। अजनबियत की आग में पहचान सती न हो, कुछ तुम करो कुछ मैं, इंतजाम इस तरह। तुम्हारे गुनाहों की वसीयत का वारिस रहूं, तुम रहो गुमनाम मैं बदनाम इस तरह है। और कम न पड़े हिसाब में आहों की सारी रकम, लगाओ कम से कम दिल के दाम इस तरह है। पढ़ूं न पढ़ूं कि एक कश्मकश तो हो, भेजा करो कभी कुछ पैगाम इस तरह है। अजनबियत की आग में पहचान सती न हो, कुछ तुम करो कुछ मैं, इंतजाम इस तरह है। बहुत खूब आलोक जी। कवि अपनी कविता के माध्यम से क्या कुछ कह सकता है, इस बात को फिर एक बार सिद्ध किया आपने अपनी रचनाओं से। हम यही शुभकामनाएं आपको देंगे, आपकी लेखनी इसी तरह से अपनी अभिव्यक्ति को जारी रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि विविध भारती ने इनफैक्ट मुझे यहाँ बुलाया आज। मैं अपने श्रोताओं से ये जरूर कहना चाहता हूं कि जब पैर थकें तो और चलो, जब पैर थकें तो और चलो, खुद राह कहीं मुड़ जाएगी और पल पल प्यासी होती भटकन यहीं कहीं जुड़ जाएगी। जो चलते हैं बस चलते हैं, उनको मंजिल से क्या लेना, इस शहर हुई है रात अगर, उस शहर सुबह मिल जाएगी, उस शहर सुबह मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। इनसे मेरे कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे साहित्यकार और कवि आलोक श्रीवास्तव से अमरकांत दुबे की बातचीत। इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी वंदना ठाकुर, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इनसे मिलिए।